हेलो लर्नर्स। हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है भारत के जो फिजिकल डिविजन्स है उनका वर्णन, जिसमें हमने अभी तक काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। कल हमने डिस्कस किया था पश्चिमी घाट। अगर उसके अंदर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो यू कैन पोस्ट यूर क्वेरी ऑन कमेंट बॉक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि अगर आप इंडिया के फिजिकल मानचित्र को देखोगे तो वहां पर जो पश्चिम दिशा के अंदर गुजरात से लेके और नीचे कन्याकुमारी तक फैला हुआ उसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पूर्वी भाग की तरफ उड़ीसा से लेके नीचे आओगे तमिलनाडु में वो जाके नीलगिरी की पहाड़ियां जो होती हैं वहां पर आकर मिल जाता है, उसको हम पूर्वी घाट बोलते हैं। मगर इन दोनों घाटों के अंदर काफी डिफरेंस पाया जाता है। अगर हम इनकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को देखेंगे तो दोनों की जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। दोनों की जो बनने की जो प्रक्रिया है वो लगभग ऑलमोस्ट सेम है, परंतु जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है ग्राउंड के ऊपर, वो दोनों की अलग अलग पाई जाती है। पश्चिमी घाट की अलग है, पूर्वी घाट की अलग है। जो एक इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यह बहुत ज्यादा कटा फटा है। दूसरी कंडीशंस क्या है कि जो पूर्वी घाट है उसकी जो औसत ऊंचाई है वो उसकी अपेक्षा में, पश्चिमी घाट की अपेक्षा में काफी कम है। और जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे कि जब अफवाह की बात कर रहे थे पश्चिमी घाट की, तो उस कंडीशन में मैंने आप लोगों को बताया था महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलकर पूरे दक्षिण पठार को सींचती हुई फिर बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। तो ये क्या करती हैं, ये बड़ी बड़ी नदियां यहाँ पर बड़े बड़े गोर्ज बनाती हैं जो पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट क्या है, उसके कंपैरिजन में, पश्चिमी घाट के कंपैरिजन में काफी कटाफटा है। तो इसलिए पूर्वी घाट का एक डिटेल जो एनालिसिस है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2 या पूर्वी घाट, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, ये जो हम टोटल स्ट्रेच देखेंगे वो लगभग 1750 किलोमीटर लंबा है, जो महानदी की घाटी से लेके और नीचे तमिलनाडु तक फैला हुआ है। मतलब जब आप इसको जियोलॉजिकली देखोगे या मानचित्र के ऊपर देखोगे तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा जो भारत का पूर्वी तट है उसके साथ फैला हुआ है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ पश्चिमी घाट है, एक तरफ पूर्वी घाट है, उनके आसपास आपका मुख्य रूप से तट पाए जाते हैं जो कि काफी फर्टाइल्स भी हैं। उसके बारे में हम इससे जो नेक्स्ट वाली क्लास है दोनों का उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि पूर्वी घाट क्या है, पूर्वी तट की इंपॉर्टेंस क्या है और पश्चिमी तट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मेनली क्या है कि जी ये इतना ज्यादा लंबा फैला हुआ है, परंतु जो इसकी औसत ऊंचाई है वो केवल 600 मीटर के आसपास ही है। चाहे हम उड़ीसा से लेके तमिलनाडु के बीच में देखते हैं, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो आरमा कोंडा है, जो लगभग 1680 किलोमीटर है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, ये आरमा कोंडा है, 1680 मीटर की हाइट है इसकी, ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम इसको जियोलॉजिकल रूप से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है और दूसरा यह जगह से कटा हुआ है, तो इसका जो फिजिकल डिवीजन है वो करना बड़ा आसान है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इसको हमने 3 भागों में विभक्त कर दिया। फर्स्ट उत्तरी भाग, उसके बाद मध्य भाग, उसके बाद दक्षिण भाग, 3 अलग अलग पार्ट है। तो उस कंडीशन में जो उत्तरी भाग है वह सबसे ऊंचा है और वहां पर कोई भी आपको डिसेक्शन नहीं मिलते या वहां पर कोई भी कटाव नहीं मिलता। आपको वो लगेगा बिल्कुल जैसे कोई एक लंबी सी दीवार खिंच गई हो, तो वो क्या हो गया, वो आपका उत्तरी भाग में आता है। इसके अंदर जो मुख्यतः 2 श्रेणी आती है, एक सिमलीपाल और दूसरी है नियामगिरी। सिमलीपाल, नियामगिरी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी उत्तरी भाग है जो हमारा पूर्वी
घाट का है उसके अंदर मुख्य कौन कौन सी श्रेणियां हैं, वो है सिमलीपाल और न्यामगिरी श्रेणी आती है, जिसमें एक दियामली चोटी है उड़ीसा के अंदर। यह उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। सिमलीपाल, न्यामली और दियामली, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है कि जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों से पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी श्रेणी है, सिमलीपाल और न्यामगिरी। तो ये क्या है, आपकी दो मुख्य श्रेणियां हैं जो कि उत्तरी भाग की के अंदर आती है। उसके बाद आता है मध्य भाग। मध्य भाग में दो श्रेणी मुख्य रूप से है, एक नलमलाई और सेकंड है वेलिकोंडा, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदियां जो दक्कन पठार को सिंचित करके आती है, यहां पर खंड बनाकर इनको विभक्त कर देती है या इनको अलग करती है। वो कौन सी है, नल्लामलाई और वेलिकोंडा। ये आप लोगों को याद रह जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग कौन सा, हमने स्टार्टिंग में उत्तरी भाग पढ़ा, मध्य भाग पढ़ा, बिल्कुल नीचे आ जाओ दक्षिणी भाग। इसमें जावेदी और सियोराय दो श्रेणियां हैं जो पश्चिमी घाट के साथ जाके तमिलनाडु में मिल जाती है। वहां पर आपकी नीलगिरी पहाड़ियां भी स्थित है। मतलब जब आप दक्षिणी भाग में आओगे, जावेदी, सावराय पश्चिमी घाट में नीलगिरी की पहाड़ियों में ये आपस में मिल जाती हैं। तो ये क्या है इसका, ये है आपका फिजिकल डिवीजन, भौगोलिक विभाजन। उसके बाद जो इसमें मेन चीजें क्या है, क्योंकि ये जो प्रदेश है यह फ्लोरा और फाउना का काफी रिच पार्ट माना जाता है। फ्लोरा फाउना मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतु। क्योंकि ये पार्ट एक ऐसा है कि इसमें आप लोगों को फ्लोरा और फाउना बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। तो उसको ऊपर भी हम स्टडी कर लेते हैं। पेड़ पौधों की अगर हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लोरा, पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सारी की सारी चीजें। इसमें अगर हम मोटा मोटा देखें, लगभग 2500 फूलों की प्रजाति पाई जाती है अकेले इस प्रदेश के अंदर, जो कि पूरे भारत के अंदर मिलने वाली फूलों की प्रजाति का लगभग 13% है, जो भारत के अंदर फूलों की प्रजाति मिलती है। इसके अंदर जो मूल्यवान पेड़ है, जैसे कि रेड सैंडल्स, जिसको हम आप लोग बोलते हो चंदन के पेड़, या इंडियन रोजवुड, ये आप लोगों को मिलते हैं इस क्षेत्र के अंदर। और आप लोगों ने पुराने समय पे वो भी पढ़ा होगा, वीरप्पन था एक जो चंदन की तस्करी करता था, वो इसी क्षेत्र में मिलता है, मतलब जो आपका पूर्वी घाट है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसमें फोनो की बात करते हैं, या जिसमें एक सिंपल सी चीज है जीव जंतु, आप इस चीज को ऐसे पढ़ सकते हो, जीव जंतु। जो जीव जंतु की बात करते हैं, इसमें जो मैमल्स की बात करते हैं, उसमें एशियाई हाथी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद टाइगर, तेंदुआ, हिरण, ये चीजें पाई जाती हैं मैमल्स के अंदर। और अगर हम दूसरी चीज देखें कि जी क्या यही चीज पाई जाती है, मैमल्स पाए जाते हैं, नहीं, बर्ड्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि लगभग इस क्षेत्र के अंदर 490 स्पीसीज पाई जाती है, लगभग 490 स्पीसीज। इसके अलावा यहां पर रेंगने वाले जंतु, उभयचर का मतलब होता है जो आपके एम्फीबियंस का मतलब होता है कि जो जल में भी रहते हैं, स्थल के अंदर भी रहते हैं, वो इस क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। एक है जॉर्डन कॉर्सर, ये एक ऐसा पक्षी है जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आता है, क्रिटिकली वो कभी भी विलुप्त हो सकता है। उसका निवास स्थान ये आपका पूर्वी घाट है। उसके अलावा आपका एक है इंडियन गोल्डन गीक्स, ये भी इसके अंदर पाया जाता है। मतलब अगर आप इसकी फौना को देखोगे बहुत ज्यादा समृद्ध है। हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि फ्लोरा और फौना के लिए ये एरिया काफी ज्यादा जाना जाता है। बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं यहां पर हमें मिलते हैं। जब इतने ज्यादा पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जी इस एरिया के अंदर कोई रिजर्वायर्स ना हो या कोई हमने प्रोटेक्टेड एरिया ना बना रखा हो। तो यहां पर मुख्य रूप से 3
नेशनल पार्क पाए हैं। एक सिमलीपाल नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और भीतर कनिका नेशनल पार्क। भीतर कनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और भीतर कनिका नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क है जो कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और प्रजातियों के लिए, वनस्पति और जो आपकी जीव जंतु है उनकी प्रजातियों के लिए ये रिच है। अब बात आती है कि जी हम इसमें ये चीजें तो पढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पर और चीजें पाई जाती हैं? नॉर्मली अगर हम दूसरी तरह से देखें, इस क्षेत्र के अंदर लगभग 50 अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। 50 जातियां बहुत ज्यादा होती हैं। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर मुख्य मुख्य नदियां यही है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पेरियार, ये सारी की सारी नदियां इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इस कंडीशंस में इस एरिया के आसपास एक फर्टाइल लैंड भी पाई जाती है जहां पर कृषि अच्छी की जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें समृद्धि देखनी है, अगर हमें जीव जंतु देखने हैं, तो इस कंडीशंस में जो आपका पूर्वी घाट है वो पश्चिमी घाट से बहुत ज्यादा समृद्ध है। यहां पर विविधता हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ये एरिया ज्यादा कटाफटा है। तो आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में डिफरेंस बताओ, या फिर इनके बारे में, दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो कैसे भी आपका क्वेश्चन पूछे तो आप इन दोनों को आसानी से बता सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि जब भी वीडियो डले आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितना हो सके अपने साथियों के साथ जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या अलग अलग क्लास में पढ़ रहा हो, ये 9th क्लास वाले के लिए भी उपयोगी है, 11th वाले के लिए उपयोगी है, बीए वाले के लिए उपयोगी है, पीजी के लिए भी उपयोगी है, और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी। तो सभी के अंदर शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।